हेलो नमस्कार, मैं तुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 12, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि एलटी पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, केवीएस, एनवीएस, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? विकल्प दिए गए हैं। राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। यूपी पीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए सही उत्तर क्या होगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। विकल्प दिए गए हैं। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, या फिर सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। यूजीसी नेट थर्ड पेपर नवंबर 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर क्या होगा इसका? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, क्या बताया प्रश्न? इसका आंसर सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? विकल्प दिए गए हैं। परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमान रासों में, या फिर हमीर रासों में। उत्तर प्रदेश पीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि परमाल रासों में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। किसमें? परमाल रासों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। नाथपंथ के प्रणेता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूपी पीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं। आदिकाल, मच्छंदर नाथ, गोरखनाथ, या फिर चुनकर नाथ। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। ये जो पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, या फिर निम्बाकारचार्य। क्या होगा सही उत्तर इसका? यूपी पीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही उत्तर बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि विद्यापति की यह जो है पंक्तियां रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? विकल्प दिए गए हैं। शलिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर, या फिर धनपाल। क्या होगा सही उत्तर इसका? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि पुष्पदंत को जो है अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है। किसको? पुष्पदंत को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। विकल्प हैं। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, अराउल वेल, या फिर स्थूलीभद्र रास। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, कौन है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी कि राउल बेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउल बेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल, या फिर सिद्ध सामंत काल।
यूपी पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? सही उत्तर क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि गद्य काल जो है आदिकाल का नाम नहीं है। क्या नहीं है? गद्य काल नहीं है। इसके अलावा वीरगाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल, ये जो आदिकाल के नाम रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? विकल्प दिए गए हैं चंद वरदाई, जगनीक, नाभादास या फिर दलपति विजय। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपी पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि नाभादास जो है आदिकाल का कवि नहीं है। इसके अलावा चंद वरदाई जो है, जगनिक और दलपति विजय जो है, ये जो है आदिकाल के कवि है। और जो नहीं है वो कौन नहीं है? नाभादास जो है आदिकाल का कवि नहीं है। चंद वरदाई, जगनिक और दलपति विजय आदिकाल के कवि हैं। आंसर है इसका नाभादास, सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विकल्प दिए गए हैं सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक या फिर भ्रमर गीत। सही उत्तर क्या होगा? आदिकाल की रचना है, कौन सी रचना है इनमें से? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि विद्यापति पदावली जो है आदिकाल की रचना रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? विकल्प दिए गए हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या फिर अवधी। सही उत्तर क्या होगा इसका? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, डिंगल पिंगल। ये होना था इसमें। क्या आंसर है इसका? डिंगल पिंगल। ये पिंगन जो यहाँ टाइप किया गया है, यहाँ होना था पिंगल, डिंगल और पिंगल। तो पिंगन में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पिंगल होना था। अगला प्रश्न है प्रश्न, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? विकल्प दिए गए हैं हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर सोमप्रभ सूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपीपीजीटी 2011 यूजीसी नेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2007 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि स्वयंभू जो है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकल्प दिए गए हैं कड़वक, पदरी, हरास या फिर ईहा। क्या होगा सही आंसर इसका? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि पदरी जो है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। कौन है? पदरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? विकल्प है कर्नाटक में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2013 की परीक्षा में आया था यूपी पीजीटी। सही आंसर क्या होगा इसका? राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में गया था राजमती से रूठकर विशलदेव। कहाँ पे? उड़ीसा में। बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? महापुराण में, परमात्मा प्रकाश में, भविष्यत कहा में या फिर पौमचर्यु में। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। सही आंसर क्या होगा? अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, किस ग्रंथ में लिखा है यह? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पौमचर्यु में लिखा गया यह। कहाँ पे? पौमचर्यु में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के काल खंड को ग्रीसन ने क्या नाम दिया है? विकल्प है संधि काल, प्रारंभिक काल, चार या फिर अपभ्रंश कालन काल। सही आंसर बताइए।
ग्रीसन ने क्या नाम दिया है 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को हिंदी साहित्य के? सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि चारण काल होगा यहाँ पे। चार की जगह चारण काल। क्या नाम दिया है ग्रीस ने? चारण काल दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विकल्प दिए गए हैं विरूपा, कणप्पा, शरंगधर या फिर कुकुरिपा। आंसर क्या होगा इसका? 84 सिद्धों में नहीं है। कौन नहीं है 84 सिद्धों में? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि शरंगधर जो है 84 सिद्धों में नहीं है। इसके अलावा विरूपा, कहणपा, कुकुरिपा ये जो है 84 सिद्धों में शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 18। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक या फिर चंद्रवरदाई। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि है, कौन है? सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जगनिक है। कौन है? जगनिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, GIC PGT 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। और इसका विकल्प दिए गए हैं शलिभद्र सूरी, आसगु, नरपति नाला या फिर दलपति विजय। क्या होगा सही आंसर इसका? पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी शलिभद्र सूरी जो है पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भविष्यत कहा किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं राम सिंह, देवसेन, धनपाल या फिर पुष्पदंत। क्या होगा सही आंसर? भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि धनपाल की रचना रहती है भविष्यत कहा। अगला प्रश्न है किसकी? धनपाल की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकल्प दिए गए हैं स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो या फिर कुभनदास। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? तो सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी अमीर खुसरो ने किया था मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। KVS PGT 2014 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। बताइए सही आंसर क्या होगा? वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया 1050 से 1375 की अवधि के बीच में? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम रहता है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल संकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। KVS PGT 2014 की परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। बताइए सही आंसर क्या होगा? 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को जो है आदिकाल के अंतर्गत रखा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आज की इस वीडियो का जो है सेकंड लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? विकल्प हैं जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना या फिर उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। सही आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर क्या होगा इसका?
आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन जो है इसका आंसर रहेगा। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है, स्क्रीन पर दिया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? विकल्प हैं पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, या फिर कोई उद्देश्य नहीं। KVS PGT 2014 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। बताइए सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। क्या इसका आंसर मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा जो है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है आदिकाल भाग 12 को कवर किया, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमारे कवर हो चुके हैं, जो कि LTPGT हिंदी, हिंदी नेट सेट, KVS, NVS, CT सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह रहते हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा आदिकाल भाग 13।